अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में अदम बर्दाश्त के बाइस आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसके अंदर या तो किसी की जान ले ली जाती है या उसे ज़ख्मी कर दिया जाता है। सब्ज़ाज़ार के इलाके में भी एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया जहाँ पर 16 साल के लड़के को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया, जो बाद अज़ां जान की बाजी हार गया। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, बुरसा का इस वाक़े के ऊपर क्या कहना है, पुलिस की कहां पर बेहिसी है, क्यों मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया और अदम बर्दाश्त के बाइस बढ़ते हुए ऐसे वाक़यात क्या मैसेज दे रहे हैं, किस वजह से रोनमा हो रहे हैं, माहिर नफ्सियात से जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर शहर में जहां पर जराइम पेशा अफराद ने उधम मचाया हुआ है, वहीं पर बहुत से ऐसे वाक़यात भी रोनमा हो रहे हैं जिनके पीछे कोई वारदात तो नहीं लेकिन अदम बर्दाश्त वजह है। यानी मामूली सी तल्ख कलामी होती है और उस पर किसी की जान ले ली जाती है, या दोस्तों में आपस में मजाक हो रहा होता है और असले का बेदरेग इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से या कोई ज़ख्मी हो जाता है या कोई किसी की जान चली जाती है। लाहौर पुलिस की जानिब से दावा यही किया जाता है कि ना सिर्फ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, बल्कि वो अफराद जो असलहे का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शहर में इस तरह के वाक़यात का रोनमा होना हरगिज़ कम नहीं हो रहा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हाल ही में सब्ज़ाज़ार के इलाके में पेश आया, जहाँ पर एक शहरी ने अपने ही मोहल्लेदार के साथ मुबैना तौर पर को मजाक किया और उसके रंज में मुलजिमों ने मजाक के रंज में मुलजिमों ने फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान जो था वो जाँ बहक हो गया। हम इस टाइम जाँ बहक होने वाले नौजवान के बुरसा के साथ मौजूद हैं, जिसके अंदर मुदई, उसके वालिद और दीगर उसके भाई और वालदा वगैरह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मकतूल क्या करता था, किस नौयत की तल्ख कलामी, किस नौयत का मजाक किया गया था कि बात इस नहज तक पहुंची कि उनके जवान साला बेटे को कत्ल कर दिया गया, और पुलिस इसमें क्या कर रही है, माहिर नफ्सियात ऐसे वाक़यात के बारे में क्या राय रखते हैं। ये तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मकतूल के बुरसा से गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि आपके जवान साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। कितने बच्चे हैं आपके चाचा जी? मेरे 6 बच्चे ने जी, 2 बेटियां ने। इसका कितना नंबर था? ये सब तो छोटा है। कितनी उम्र सी है जी? ये उम्र करीबन समझो 16 साल। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਬੇ ਕਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਵਾਲਟ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਫੌੜਾ ਮੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਖਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲੀਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਟੋਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਚੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੋਲ ਵੀ ਪਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮਸਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਾ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗਦਾ ਗਾੜੀ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਚਲਾ ਦੇ ਰਮਾਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਦਨਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰੰਜਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਲਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਿਲਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਸਲਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਲ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕਿਨੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਏ ਬਸ। 8 ਬੱਚੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਧਾ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗਧਾ ਰੇੜੀ ਇੰਜ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗਧਾ ਗਾੜੀ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੰਦ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਮਾਈ 100 150 ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਨਾਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੰਦੇ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਨਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ वो मीडिया के ऊपर सॉरी कैमरे के जरिए से। आप क्या लगते हैं फौत होने वाले के? मेरा भाई है। छोटा भाई, बड़ा भाई? आपसे छोटा था। आप क्या करते हैं? माइक ऊपर कर। जी मैं बेसिकली एक उधर फैक्ट्री में काम करता था। उस दिन आप कहाँ पे थे जब ये वकूआ हुआ? मैं उस दिन शादी पे गया हुआ। ये वकूआ है कितने बजे का? ये वकूआ कम से कम 10 बजे का। रात 10 बजे का? रात 10 बजे। क्या हुआ क्या यार, जरा तफसीली बताइएगा कि कोई लड़ाई दुश्मनी चल रही थी आप लोगों की, क्या वाक़या था, वजह क्या थी? मैं असल के यहाँ पे रहते ही नहीं, मैं जेलम में होता था, काम करता था उधर। जेलम? अच्छा, ये भाई होते हैं यहाँ पे? ये भाई होते हैं। भाई आप बताइएगा, पहले भाई से बात कर लेते फिर। आप यहाँ पे होते हैं और आपका कितना नंबर है बहन भाइयों में? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं मेरी वेल्डिंग की शॉप है। तो मुझे कॉल आती है कि आपके भाई को ना फाइल लग गया। ठीक है, मुझे आने में, मैं बैरियर टाउन में था, ठीक, वहाँ पे आने में मुझे देरी हो गई, यानी कि मैं 11 बजे, ये वाक़या था 10 बजे के करीब। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, पूछता हूँ तो पता लगता है कि यार फाहद और अली है, इन दोनों को नाम का पता था, इन्होंने फायर चलाई है। किस बात पे चलाए हैं जी? हमें इसका मजाक नहीं पसंद आया, इसकी बात नहीं पसंद आई, ये चेज़ेबाजी कर रहा था, इसलिए हमने इसको फायर लगा दी। और पास बुला के वो जा रहा था, आराम से जा रहा था घर से, उन्होंने मेरा शायद कॉल की होगी, तो जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, बाजार की तरफ, और पीछे से आए हैं, बाइक मोड़ी है, होंडे पे 3 लड़के आए हैं, उन्होंने हालते सारी उसको बुलाया है, साथ बुला के, बिल्कुल साथ बुला के पूरा ब्रेस्ट मार दिया। ठीक है, और किसी ने नहीं उठाया, किसी पुलिस वाले ने नहीं आए, 114 पे कॉल भी की, किसी ने नहीं उठाया। एक उसका दोस्त था, वो काम पता नहीं काम से आ रहा था, उसने देखा ये तो फलाने का भाई है, वो उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गया। तो हमारा भाई पानी मांगता मांगता फौत हो गया हमसे। हम डॉक्टरों से पूछते रहे कि हम इसको पानी दे दें, वो कहते नहीं, इसको पानी नहीं देना, हम नहीं दे सकते। वो हमारे से पानी मांगता मांगता फौत हो गया। वजह क्या बनी? क्या कभी आपसे अदरान ने कोई जिक्र किया कि कोई इसकी तलकलामी? कोई गवान, ऐसी कोई वजह नहीं है जो हमारे महल्ले वाले शेर ना हमसे करते हो। कोई वजह होती तो वजह यही सी कि हमें वो चेज़ेबाजी कर रहा वो था। कौन है, कौन लड़के कौन है? हाँ? वो लड़के हैं कौन? बाइक आर्टिशन करके देते हैं डिगेटों को। 2 उनमें से एक शूटर है, 2 असला, एक जो है असला का काम करता है, वो स्टेटस वगैरह भी लगाता है, ऐसे काम करता है, टिकटॉक पे भी बनाते हैं, ऐसे नीलामी करते हैं, ऐसे काम करते। मोहल्लेदारी हैं यहाँ के? यहाँ पे रहने वाले हैं, बाइक की दुकान है, आर्टिशने करते हैं, मोटरसाइकिलों की, शूटरों को देते हैं। ये जो लड़के हैं ये मोहल्लेदार हैं आपके? जी मोहल्लेदार हैं। कब से रहते हैं आप लोग, जानते हैं उनको, मुलाकात वगैरह होती है आप नहीं, लोगों की? हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो ना बस छोटा भाई था, यहाँ पे ही रहता था, कभी हमारे साथ चला जाता था, कभी खुद उसका बेसिकल काम था कटिंग का। वो अगर मेरे पास लड़का नहीं है, मैं उसको साथ ले गया हूँ, अगर इसके पास लड़का नहीं है, ये साथ ले गया। वाले साहब भी कभी कभी साथ ले जाते थे, 12 सामान है, तू मेरे साथ चल, तो सामान उठाते हैं। ठीक है, वो ऐसा था। कोई पूरा मोहल्ला हुआ है, अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, हमारे भाई में कोई ऐप नहीं था। तो ये जब आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके अंदर किन लोगों को नामजद किया था, कितने लोगों को? 3 लोगों को। वो कौन कौन है? फाहद है, एक अली है, और दूसरे का नाम नहीं मुझे पता। और जो पहले आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया था वो जख्मी हुआ था, हाँ यानी जी, 324
324 बाद में फौत हुआ भाई कितने दिनों बाद? 5 दिन के बाद हुआ फौत। 5 दिन में क्या उसने बताया? कोई बातचीत करता रहा या नहीं, बातचीत वो बोल नहीं सकता था, उसकी मैदे की नाली फट गई थी, जख्मी इतना हो गया था, बोल नहीं सकता, इशारों में बात कर देता था बस। क्या कोई उसने समझाने की कोशिश की? कोई बात आप लोगों को पता चली? डॉक्टर इतनी बात ही नहीं करने देते, तो कहते कि इसके टांके फट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। 2 प्लास्टिक की नाली उसकी फट चुकी थी, वो नहीं ला के डाली गई थी, प्लास्टिक की नाली है बस। मुकदमा जब आपका भाई यानी पहले 324 यानी इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, बाद में आपका भाई 5 दिन बाद जब फौत हो गया जी, तो उसके बाद पुलिस ने आप लोगों को क्या बताया? कोई मुलजिम पकड़ा गया? क्या वजह? पुलिस सरासर मंजूर साहब थे इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर थे, वो सरासर ड्रामे कर रहे थे। एक मुजरिम को हमने खुद पकड़ा था जिसका पिस्तौल था, 4थे नंबर पे जिसका पिस्तौल था, उसकी मैंने 4 दिन की राखी करके उसको पकड़ा है। तो मैंने मंजूर साहब को कॉल की, यार मैंने ये लड़का पकड़ा है तो आप इसको ले जाएं। पिछले 2 घंटे से वो नहीं आ रहा था। मैंने आके कॉल की है, यार क्या करना है इसका, क्या मुझे बताएं इसका क्या करना है। ना चौकी वाले जमा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुतलका थाने वाले जमा करेंगे, ना कोई जमा कर रहा है इसको। तो वो कहता है जी आप खुद थाने ले आए, इसको थाने ले आए। ऐसी बातें हो रही हैं। वो इतना गंदा आदमी था ना, कुछ साफ नहीं। वो तो पोस्टमार्टम के लिए गए हम रात को, हमें उधर कोई जवाब नहीं दिया। हम खड़े हैं, डाला निकाला, निकल गया, हमारी बात नहीं सुनी। हमने पूछा, फ़ोन कॉल की है कि हम जी हमें कोई रसीद, हमने कहाँ से रिसीव करना है इसको। तो वो कह रहा है आज छुट्टी करें, आज आप छुट्टी करें, कल आना। जब कल गए हैं वो आया, फिर भी हम 3 घंटे, सुबह 9 बजे के गए हैं, 3 घंटे हम बैठे रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं सुन रहा था हमारी। मुलजिम पकड़ा गया अब तक? अब एक पकड़ा गया है। वो कौन है? वो जिसका पिस्टल था। वो तो आप कहते हैं कि आपने हमने खुद पकड़ा है। वो उसको। क्या कहता है? वो अब दूसरे कहता है मैं पकड़ाऊंगा। नहीं, वो कहता क्या है कि पिस्टल क्यों दिया उसने, किसको दिया, क्यों लेके गए वो वो लोग? कह रहा है जी हम मेरे से वैसे मांग के ले गए, शादी पे जाना था, ऐसे मुझे नहीं पता था ये करना है वो करना है। वो जो बहाने होते हैं बाद में, यही हर कोई बंदा चोरी करके मानता नहीं है। पुलिस ने आपको इस सारे भाई के कत्ल के केस के बारे में क्या बताया? कुछ नहीं बता रहा था वो, हमें कह रहा था आपको पता ही नहीं है फलाना। मेरे ऊपर ये मेरे भाई ने पूछा है कि क्या बना है हमारे केस का, या क्या पकड़े गए हैं कि नहीं। इसको कह रहा है मैंने एक तेरे गुन्ना मारना है, तेरे दांत तोड़ देने, ऐसे पुलिस वाला कहता है? हाँ जी, पुलिस मंजूर साहब कहते हैं। क्यों? कह रहा है कि तूने पूछा क्यों, तुझे क्या पता है, हम सोई हुई हैं। तो वो इसको कह रहा है मैंने आपको गुन्ना मारना है, ऐसे कर देना वैसे। वो ऊपर से हमको धमकी लगा रहा है। क्या धमकी क्यों लगाता है? क्या कहता क्या है मंजूर? उसको क्या मसला क्या आप लोगों से? वो इससे बदतमीजी की है ना, तो ये बताता है आपको। ये क्या, किस बात से पुलिस वाला जो है वो आपको ऐसे कहता है और क्यों कहता है? मेरे साथ मेरे दोस्त गए थे, एक क्राइम रिपोर्टर लाडो था साथ में, उसको जाके गए, उनके सामने मैं इनसे पूछा, 4 बार गया हूँ मैं थाने, और मैंने इनसे जाके पूछा है कि मंजूर अहमद साहब कि मुझे बताएं कि मुलजिमान अभी तक कौन पकड़ा गया। तो इन्होंने मुझे कहा है कि तू कौन है। मैंने कहा मेरा छोटा भैया अदनान, मैं उससे पूछने के लिए आऊँ। तो आगे से यानी कि वर्दी शर्दी पहन के मैंने से पूछा कि भाई वो तो डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया, हमें बताएं क्या करना है अब। तो क्या है, इसने फोन, अभी आपका भाई जिंदा था, अस्पताल में ही था? जी हाँ, अभी जिंदा था। तो मुझे कह रहा है कि अभी तक मरा तो नहीं ना, जब मरेगा बब आ जाएगा, अभी मैंने 324 लगाई ही है, हम मरने का वेट कर रहे हैं जी। ऐसे मैंने कहा कुछ यानी कि कुछ लहजे से बात करो। आगे से मुझे कहता है कि मैं तुझे गुन्ना मारना है। मेरे दोस्त सामने तो उनको कहता है कि यार आप इनके साथ क्यों आए हो, आप इस बंदे के साथ क्यों आए हो ऐसे। तो फिर जाकर मैंने अपनी फैमिली को बताया। नहीं, आप लोग क्या कोई मंशियात फरोश हैं, जराइम पेशा अफराद हैं? अगर आपका भाई जख्मी हुआ है तो पुलिस और वो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, उसके बावजूद आपने सीनियर पुलिस अफसरान को ऐसे बताया कि ये रवैया? फिर गया ही नहीं, सीधा मैं चला गया महसूस होकर। फिर मैं घर वाले को जाके बताया कि वो ऐसे ऐसे मुझे बोला है। तो 11 बजे भाई की डेथ हो गई, इसको कॉलें कर रहे हैं भाईजान डेथ हो गई। फिर जाके घंटे बाद आया, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जमा करवाई है और जमा करवा के और निकल गया। से आप मकतूल के भाइयों की और वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे। मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इससे पहले उनके वालिद और भाइयों की गुफ्तगू सुनी थी। बच्चों में सबसे छोटा था और सबसे छोटे बेटे ना सिर्फ लाडले होते हैं बल्कि उनको बड़े नाजों और नफरों से पाला जाता है। और सबसे छोटे बेटे को इन्होंने खोया है। कितना तकलीफ दे अमर है और इस पर वो क्या कहती हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, आपका तकलीफ
समझने की कोशिश हम सिर्फ कर सकते हैं, समझ नहीं सकते कि जिस तकलीफ से आप गुजर रही हैं कितना मुश्किल है छोटे बेटे को यूँ खो देना कि वो घर से बाहर गया और वापस उसकी लाश है। बहुत मुश्किल हो रहा साढ़े को पता, साढ़े कमर टुट गए साढ़े को जिवें असी भी नाल ही टुट जावांगे। मेरा पुत्र शूटर कर दिता है, शूटरां ने मार दिता है। बस मैनूं इंसाफ चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੌ ਗਈ 10:30 ਵਜੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਈ ਆ। ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਹੁਸੀਲੀ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਨਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਦਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਨਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਦਨਾਨ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ ਦਨਾਨ? ਸਹੀ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡੈਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। सही, जो मर्जी होवे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ है, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे हैं। सबसे छोटे बच्चे को अपने घर के यूँ खो दिया कि वो सिर्फ घर से बाहर निकला और उसको गोलियां मार दी। 5 दिन वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में अस्पताल में रहा और उसके बाद वो दम तोड़ गया। और फिर आपने मकतूल के भाई की गुफ्तगू भी सुनी कि पुलिस का किस तरह का नारवा रवैया था। ये अमूमी तौर पे पुलिस का रवैया इसी तरह का है तमाम मुद्दइयों के साथ, और जो भी कोई मदद के लिए थानों में जाता है इसी तरह का उसको रवैया जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अदम बर्दाश्त की वजह से एक 16 साल लड़के की जान चली गई। इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी जहां उनका ये मुतालबा है कि उनके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। वहीं पर वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इस नाला है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, और जब वो थाने जाते हैं तो उनके साथ बड़ा नारवा सलूक जो है वो बरता जाता है। साथ ही साथ जैसे ये सारा शख्साना जो है कत्ल का, ये अदम बर्दाश्त का ही दिखाई दे रहा है कि मामूली सी कोई उनकी डायलॉग्स के ऊपर तलखलामी हुई और मुल्ज़मान ने आके फायरिंग करके 16 साल लड़के को कत्ल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये इन चीज़ों को कैसे सुपरवाइज़ करते हैं और ये जो बढ़ते हुए वाक़यात है अदम बर्दाश्त की वजह से, इनको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा सकती है। इमरान साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आईजी पंजाब और जितनी सीनियर अफसरान हैं वो इस चीज़ को बारहा यानी इसकी यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साहिल थाने में आए
ख्वाह वो ऑपरेशन में आए या इन्वेस्टिगेशन में है, उसके साथ अच्छा रवैया बरता जाए, उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, उसको अच्छे तरीके से सुना जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी शिकायत आती हैं। आप लोगों की SOPs क्या हैं साहिल के हवाले से जो थाने में आ रहा है या किसी भी हवाले से दादरसी के लिए आ रहा है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारी दो चीज़ों पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, एक करप्शन के एलिगेशंस और दूसरा एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स, और इन पे बहुत ज़्यादा हमारे आईसब का भी और गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। हमने इस सिलसिले में दो सतह पे इसकी पॉलिसी बनाई है। पहली ये है कि ऐसे तमाम ऑफिसर्स जिनका पास्ट रिकॉर्ड ही हमें बता रहा है कि वो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स की वजह से डिपार्टमेंटल एक्शन उन पे हो चुका है, उनको हम शंट आउट कर रहे हैं। राइट। और उनको हम फील्ड में पोस्टिंग अवॉइड करते हैं। दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये है कि जो केस टू केस बेसिस पे हम हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी कराते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होते हैं। हमारे जो SPs हैं वो इंक्वायरी करते हैं, एटीट्यूड के जितने भी इश्यूज़ हैं वो खुद इंक्वायरी करते हैं, और उसमें हमारी पब्लिक के साथ रफ़ बिहेवियर या मिसबिहेवियर इसकी बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होती, और ऐसे ऑफिसर को मेजर पनिशमेंट हम रिकमेंड करते हैं। हमारा एक डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स बना हुआ है जिसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो पनिशमेंट के लेवल्स डिफाइन हैं, उसमें मैंने आपको बताया करप्शन और इनटॉलरेंस, ये जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, इनका सबसे ये टॉप ऑफ द लैडर ये ऑफेंस समझे जाते हैं और डिलिंक्वेंसी समझी जाती है, जिसके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। इस केस में भी हम इंशाल्लाह ताला स्पेसिफिक केस जो आपने रेफ़र किया है, इसमें SP साहब सदर को मैंने इंक्वायरी के लिए लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसके अगेंस्ट, और हम स्ट्रिक्ट एक्शन डिपार्टमेंटल भी लेंगे और अदरवाइज़ भी इसको बिल्कुल आइंदा के लिए फील्ड के लिए मिसफिट करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने इंक्वायरी के लिए कह दिया, जब थाना लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर शिकायत, यानी इस केस के अंदर वो यही शिकायत कर रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ नारवा सलूक रखा बल्कि नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लेकिन जब उनसे पूछा कि वो हायर अथॉरिटीज़ के पास गए तो उनका उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है कि SP साहिबान जो है वो ऑफिस के अंदर टाइम, क्योंकि IG साहब ने बाकायदा एक टाइम बताया है कि इस टाइम के अंदर ऑफिस के अंदर अफसरान मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर वो वहाँ पे अफसरान टाइम नहीं दे रहे तो फिर किस दर को जाके खटखटाना है? फील्ड असाइनमेंट्स में बहुत स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टाइम बाज़ दफ़ा पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि पुलिस की नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है कि हमें रिस्पॉन्ड करनी पड़ती हैं सिचुएशंस। अदर दैन दैट हम इसको इंश्योर करेंगे और आइंदा मज़ीद इसकी अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। ऑलरेडी मॉनिटरिंग की भी जा रही है कि अफसरान जो हैं वो अपने ऑफिस में पब्लिक कंप्लेंट्स को डेली बेसिस पे सुने और डेडिकेटेड टाइमिंग्स के हिसाब से सुने, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम एफर्ट करेंगे। इमरान साहब, अगर लाहौर के सालाना कत्लों के डाटा के ऊपर नज़र डाली जाए तो वो तकरीबन 400 से 500 के दरमियान वेरी करते हैं, और ज़्यादातर जो उसमें कत्ल हैं वो या तो दुश्मनियों पे हो रहे होते हैं या इनटॉलरेंस, जिसको अदम बर्दाश्त हम कहते हैं, उसके ऊपर हो रहे होते हैं। और ये वाला भी एक मामूली सी मोहल्ले की तलकलामी जिसके ऊपर इस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इसका सोल्यूशन क्या है? बीइंग ए लॉ मेकर, लॉ इन्फोर्स एजेंसी, आप क्या समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कहाँ पे है, कहाँ पे कमियां रह रही हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? मेरे ख्याल में 2-3 जो लीगल पार्ट्स हैं ना, वो बेहतर करने की ज़रूरत है। एक प्रिवेंटिव एक्शन, जिसमें हम फोकस करें कि हैवी श्योरिटीज़ के साथ इनको बॉन्ड डाउन किया जाए, जिनकी वॉरिंग फैक्शंस जो भी होते हैं, जो दो फ्री कैंप की आपस में लड़ाई होती है, तो उसमें हम हैवी श्योरिटीज़ लें और कोर्ट से बाउंड डाउन कराएं उनको, और उनके श्योरिटी बॉन्ड गारंटर्स से भी श्योरिटी बॉन्ड लें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा जो हम छोटे लेवल पे जैसे हर्ट के केसेस होते हैं और जो लीड करते हैं फ्यूचर में किसी बड़े ऑफेंस की तरफ, तो उसमें हम सीरियसली एफर्ट करके जो पार्टीज़ गिल्टी हैं उनको हम प्रॉपरली प्रोसिक्यूट कराया जाए और उनकी सज़ा कराई जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उसमें कन्विक्शंस कम होती हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट्स आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, रिज़ाइल कर जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो एक लड़ाई झगड़ा जो है वो फ्यूचर में फिर किसी कत्ल का बायस बनता है। ये भी है। दूसरा एक है हमारा लैंड डिस्प्यूट्स। यहाँ पे जो लिंगरिंग लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत एक बड़ी कॉज है मर्डर की, ये भी एक कॉज है। उसमें ख़ास तौर पे लाहौर के सबर्ब्स में और कैंट वाली साइड पे ये इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। हम उस पर एक कोलैबोरेट मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि एक तो रेवेन्यू कोर्ट्स में स्पीडी डिसीजंस हों उनके,
और इसमें कंबाइंड हमारी यानी टीम्स हों रेवेन्यू की और पुलिस की, जो हेयरिंग को और चीज़ें जो कंटेस्टेड चीज़ें हैं रेवेन्यू की, क्योंकि वो बेस्ट सोर्स हैं इसके रेवेन्यू के, तो वो उससे हम रिजॉल्व कराएं। और इसमें हमारी आर्बिट्रेशन भी हो, ताकि अगर किसी केस में ऐसा ख़तरा है मर्डर का तो हम उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए उसको हल कराएं। तो ये दोनों साइड्स पे मेरे ख्याल में काम करने की ज़रूरत है। एक लीगल साइड है, एक हमारी ये जो प्रिवेंटिव साइड है, उस पर भी काम करें। लास्टली, असलहे का जो बेदरेग इस्तेमाल है, अब इसको कितना समझते हैं कि ये किरदार अदा कर रहा है, ये जो कत्लों की तादाद बढ़ती जा रही है? डीवेपनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये कि कॉम्बिंग ऑपरेशन से डीवेपनाइज किया जाए और जो वेपन पोजेस करके या रोम अराउंड करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। उसके बाद फिर जो वेपन प्रोवाइडर्स हैं उनके ख़िलाफ़, जो असला डीलर्स हैं उनके असला जो बेचने वाले हैं उनकी इंस्पेक्शंस की जाए। और तीसरा ये है कि कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, जिन पे पर्चे दर्ज हो चुके हैं 13, 20, 65 के, उनकी कैंसिलेशन मूव की जाए होम सेक्रेटरीज और होम डिपार्टमेंट से, ताकि वो आइंदा से हमें पता हो कि उनके रिकॉर्ड और कैटलॉग मेंटेन होगी। तो ये डीवेपनाइजेशन ऑफ कोर्स एक कॉज करता है, क्योंकि असले का एक इम्पैक्ट होता है। और हमारी एरियल फायरिंग के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो बड़ा रोबस्ट होना चाहिए। ये 3-4 एक्शन हैं जिन्हें। इन मुलजिमों के बारे में बताइएगा जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लास्टली इंशाल्लाह वो एसपी साहब सदर इसको इन्वेस्टिगेशन पर्सनली इन्होंने टीम्स बनाई हुई हैं, ये अरेस्ट भी होंगे और मेरिट पे हम फाइनलाइज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। अदम बर्दाश्त की वजह से एक 16 साल का नौजवान जो है वो दोबारा अपनी जान खो बैठा है और मामूली सी तलकलामी थी। हमारे नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अदम बर्दाश्त के बाइस आए रोज़ हम ना सिर्फ सड़क के ऊपर झगड़े देखते हैं, बल्कि बाज़ारों में और चौक चौराहों में भी मामूली सी तलकलामी के बाद हम लड़ाई झगड़ा होता देख रहे होते हैं। और अगर इसकी संगीनी देखी जाए तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि तलकलामी या अदम बर्दाश्त के बायस किसी न किसी की जान भी ले ली जाती है, उसको ज़ख्मी भी कर दिया जाता है। इसी तरह के केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी आवाम में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये जानने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर तहरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अदम बर्दाश्त यानी इनटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है या ये ओवरऑल यानी दुनिया का मामला है? बेसिकली जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा जो है नज़र आती हैं। वहाँ पे अदम बर्दाश्त थोड़ा ज़्यादा पनप रहा है एक्चुअली। और इसके रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा हमारा अपना रीज़न, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक जो है, वो इकोनॉमिक से बहुत बड़ा फैक्टर है इसको बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जैसे हमने एक दूसरे के लिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा पुट इन किया हुआ है कि एक दूसरे से आगे जाना है। और वो किसी भी मामले में है, खुशी के मामले में भी लोगों का कंपटीशन होता है कि वो मुझसे ज़्यादा खुश क्यों है, मैं कम क्यों, या उसके घर आज अच्छा क्यों पक गया, ये क्यों पक। यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनी हुई हैं। और फिर सोशल मीडिया जैसे हम देखते हैं, उसने चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्रीवेट किया हुआ है कि लोगों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। और जब वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है तो एक दूसरे को देखा देखी और एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए लोगों में हसद और फिर इनटॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हुई है एक्चुअली। और जब आप देखते हो कि कोई आपसे बेहतर हो गया है, वो आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से जो है, अगर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, बिकॉज पहले जैसे हम देखते थे कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा ये होता था कि बाहर अगर तुम्हें कोई मारे तो घर आके, यानी उस बच्चे को मार पड़ती होती थी कि तुमने गलत, विच वॉज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग कि आपने उस बच्चे को दोबारा गलत किया। मगर अब हमारी तालीमात ये हैं कि तुम्हें अगर बाहर कोई एक मारेगा तो तुम्हें 2 मारनी है। यानी हमने इस तरह की चीज़ें जो हमने अदर एक्सट्रीम जो है उसकी अब अडॉप्ट कर ली हुई है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अब हम टॉलरेंस का सबक ही नहीं सिखा रहे, हम चीज़ों को जो है तालीमात के लेवल के ऊपर, तरबियत के लेवल के ऊपर नहीं लेके जा रहे कि मसलन अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं मिली तो सब्र कर लो, 1-2 दिनों में मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि फ़ौरन हर चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए। और उस फ़ौरन के चक्कर में हम ये भूलते जा रहे हैं कि व्हाट पर्सनैलिटी वी आर डेवलपिंग अल्टीमेटली एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस।
ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ये एलिमेंट्स जो हैं, ये आंसर जो है, ये हमें सबसे ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसलिए नज़र नहीं आता कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सिक्योरिटीज़ हैं उनके पास, जैसे उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो रादर स्ट्रॉन्ग है, मगर एट द सेम टाइम वो स्टेट्स जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसी तरह की चीज़ें जो पनप रही होती हैं। तारा साहब, एक चीज़ जो बहुत हमारे हर सतह के ऊपर डिस्कस हो रही है वो सोशल मीडिया, फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर हमारे जो बच्चों की मोबाइल्स और इंटरनेट पे एक्सेस है वो का, यानी अमूमी राय ये है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पुरतशद्दद चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हम उन चीज़ों को अडॉप्ट, हमारी एक यूथ जो है उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी ऐसी एपिसोड ज़िंदगी के अंदर चलती है जहाँ पर वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या आप समझती हैं कि ये तमाम मीडियम जो है ये हमारे जहनों की इस तरह से नशोनुमा कर रहे हैं कि हम ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं? ज़्यादा नेगेटिव, ऑफ कोर्स हम ह्यूमन ब्रेन जो है वो फेलियर्स को, नेगेटिविटीज़ को कैच करने का ज़्यादा अहल होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी और ये वो वाली चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर। और एट द सेम टाइम मैं फिर से थोड़ा सा स्विच करूँगी कि जब हम बच्चे को कोई बात कहते हैं ना, कि हम उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये बात नहीं करते कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, ये हम नहीं उसको बताते हैं, हम बताते हैं तुम्हारे कज़न के अंदर क्या अच्छा है। एंड देन कम्स इन द सोशल मीडिया, और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ी चमकती धमकती रौनक जो है वो हमें नज़र आती है। या फिर हमें वॉयलेंस बहुत ज़्यादा, आप देखोगे जो वीडियोस, जो मटेरियल जो अच्छी बात कह रहे हैं ना, उसके व्यूवरशिप नहीं आपको नज़र आती। वो मटेरियल जो कि पुरतशद्दुद मटेरियल है, जो थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है, वो वहाँ पे लोग अवाम पागल हुई हुई है। अगर आपने किसी दुनिया को, किसी अवाम को समझने की ज़रूरत हो आपको, तो आप उसके उन ट्रेंड्स को देखते हो कि बेसिकली व्हाट पीपल लाइक, वो लाइक भी करते हैं और वो डिसलाइक भी करते हैं। जब कमेंट्स में आप जाते हो तो आपको लगता है कि आपको गालियाँ पड़ रही हैं, और जब आप व्यूवरशिप में जाते हो तो वही चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं। बेसिकली ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिसके ऊपर जो है लोग ना तो ओपनली बात करते हैं, ना ही उसको डिस्कस करते हैं। डिसलाइक तो करते हैं, मगर उसके साथ साथ उनकी अपनी जहनीत में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। ह्यूमन ब्रेन जब वायलेंस बहुत ज़्यादा देखता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखता है, जैसे हम एक प्रोवर्ब आपको याद होगा, मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, और सोशल मीडिया अब हमारी कंपनी है एक्चुअली। हम अपने फ्रेंड्स के साथ उतना ज़्यादा ना ओपन होते हैं, ना बैठते हैं, ना टाइम गुजारते हैं जितना हम सोशल मीडिया के ऊपर गुजारते हैं। सोशल मीडिया के फ्रेंड्स के साथ हम बातचीत करते हैं। सो दैट इज़ आवर कंपनी एक्चुअली। वहाँ पे जो वायलेंस आप देखोगे, ह्यूमन ब्रेन उसके लिए एक्टिवेट होता जाता है। और इवन जो आपने लैंग्वेज वहाँ पे डेवलप हुई होती है, जो यूज़ की जा रही होती है किसी भी किस्म के मवाद में, वो मवाद आपका लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। आहिस्ता वो वर्ड्स आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे बड़े जैजी किस्म के जो हैं स्टाइल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लोग उनको ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं। सो सोशल मीडिया और मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है लोगों के ब्रेन को ट्रेन करने के लिए और फिर रीट्रेन करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, ऑप्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर हमारा फोकस कम है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें 16 साल का लड़का है जिसने कोई डायलॉग वगैरह डिलीवर किया और उसके मोहल्लेदारों से ऑफेंड हो गए और उन्होंने फायरिंग करके इसको मार दिया। टिकटॉक या जो भी जहाँ पे भी उसने ये डायलॉग डिलीवर किया उसको बुनियाद बना के उन्होंने कत्ल किया। लेकिन मामूली सी बात, अपेरेंटली अगर देखा जाए जो मुद्दई कहते हैं वो मामूली सी बात है कि उसने कोई डायलॉग डिलीवर किया और दूसरी पार्टी जो है वो ऑफेंड हो गई। लेकिन दोनों, मारने वाला और मरने वाले का एज ग्रुप अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। असलहे का इस्तेमाल, इनटॉलरेंस जिसको हम अदम बर्दाश्त कहते हैं, इंसान के अंदर ये भी तो बिल्ड इन एक एबिलिटी है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, कि वो एक हद से ज़्यादा तजावज़ नहीं करता, अच्छाई में भी बुराई में भी। इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? देखिए, हद से ज़्यादा तजावुज़ जो है नहीं करता, ये फिर एक बात है कि ये ट्रेनिंग है। मगर जो बिहेवियर आपका रीइंफोर्स ही बहुत ज़्यादा किया जाता है, मसलन अगर एक बच्चा जो है या एक लड़का जो, लड़की इवन घर में गुस्सा ज़्यादा करती है, चीज़ें ज़्यादा तोड़ती है, बदतमीज़ी करती है और करती है, तो आप उसको रोकते नहीं उस चीज़ के ऊपर, बल्कि आप दूसरों को डराना शुरू कर देते हैं, दूसरों को हमारा बच्चा बड़ा बदतमीज है, आप खुद ही, आप प्लीज इससे केयरफुल रहें, ये गुस्से में आता है, इससे दूर रहो, इससे बात ना करो। तो फिर आप उसके बिहेवियर को रोक नहीं रहे या उसमें तवाज़ुन क्रिएट नहीं कर रहे, आप उसके बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो अल्टीमेटली फिर वो घरों से शुरू होती चीज़ें हमें गली मोहल्लों में, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आती हैं। बेसिकली ये स्टार्ट वहाँ से हो रहा होता है। और जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि गली मोहल्ले में भी इनटॉलरेंस है ना, कि आपने वो जिसने मारा है यकीनी तौर पे ये कोई, लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि अगर आप ये इकदाम करेंगे तो उसके बाद सजा है, कानून है, तो खौफ भी खत्म हो उमर जजा और सजा का खौफ सिर्फ उन कंट्रीज़ में ज़्यादा है और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइम की रेशो भी कम है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। ये सबसे बड़ा मसलन बच्चा जो होता है ना, मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ कि एक बच्चा है ना जिसको आप ये कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हारे लेट्स से वो कोई टॉय मांग रहा है आपसे, वो आपसे मांग रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि मैंने नहीं देना, मगर वो रोता जा रहा है और अल्टीमेटली जो है आप उसको दे देते हैं। उसका बिहेवियर बन जाता है कि मैं इतना रोता हूँ तो ये चीज़ें हो जाती, ये यहाँ से शुरू हो रही चीज़ें। सेम गोज फॉर द लॉ। जब मुजरिम को ये बात पता चलती है कि जुर्म करते जाते हैं किसी एक खास स्टेज के ऊपर जाके यहाँ बेल हो जाती हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं, स्टेट अपनी जो है वो रिट ही कायम नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, तो वो आपका बिहेवियर बढ़ता जाता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में आप किसी भी मुजरिम से ये बात पूछेंगे तुम्हें ये डर नहीं आया, तो वो आपको बताएगा कि डर तो था कि ऑफ कोर्स जेल जाना, ये पकड़े भी जाना है, सारा कुछ होना है, मगर कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट, कहीं ना कहीं दोस्तों यार बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं जो कि जुर्म को बढ़ाती हैं। अगर सजा का खौफ लोगों के अंदर हो या फिर उनको पता हो कि जस्टिस सर्व होता है, तो वो कभी भी शायद इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ पे क्राइम्स को बढ़ने का, कि यहाँ पे सज़ा गरीब को ज़रूर मिल जाती है, मगर वो जो थोड़ा सा किसी हद तक बेहतर इंसान होता है अपने इकोनॉमिक स्टेटस में, सोशल स्टेटस में, वो फिर हमें पता है कि वो बच जाते हैं लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा रुबाब की अब गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने बहुत से प्रोग्रामों में ये बात की है कि मुल्ज़िमान को जब मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ तो वो एक चीज़ कह रहे होते हैं कि हमने बहुत जल्द बाहर आ जाना है, हमारी सुलह हो जानी है, या मुझे सज़ा नहीं होनी, या मैंने पहले भी ये इक़दाम किया था तो उसके अंदर मैं बेल आउट होकर बाहर आ गया हूँ तो दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इंसान के जहन के अंदर बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलनी शुरू हो जाती है कि उसने इस चीज़ को एक दफ़ा किया है और कुछ नहीं हुआ तो वो दोबारा करके देख ले। लेकिन अगर जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है वो उसको वाज़े कर दिया जाए और सज़ा मिलनी शुरू हो जाए तो ये जो हमारे अदम बर्दाश्त की वजह से बढ़ते हुए वाक़यात हैं ये रुक जाएंगे, क्योंकि अगर एक को भी सज़ा मिलेगी तो बहुत से जो है उसे सबक सीखेंगे कि फ़लाँ केस के ऊपर फ़लाँ मुल्ज़िम को सज़ा मिल गई थी तो वो चीज़ दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। शायद उसके अंदर हम माशरती तौर पे भी काफ़ी पीछे रह गए हैं। पुलिस भी हमारी उस तरह से मुल्ज़िमों को चलान करवाने में और सज़ा दिलवाने में नाकाम है जिस तरह वो पहले उनकी कारकर्दगी होती थी। उनके पास भी बहुत से जवाब हैं कि क्यों वो सज़ाएं नहीं दिलवा पा रहे, लेकिन जिस तरह के केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये अमूमी रवैया बनता जा रहा है कि मामूली सी तलकलामी पर किसी को ज़ख्मी कर देना, किसी की जान ले लेना, इसके लिए ना सिर्फ माशरे को बल्कि सिस्टम को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।